नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपन ने विश्व की ज्योग्राफी स्टार्ट की है, तो विश्व की ज्योग्राफी में अपन वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो रीट भर्ती परीक्षा है उसमें भी ये लगता है, सीटेट है, उसके अलावा जो ज्योग्राफी से दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो तो उसमें भी ये टॉपिक आपके लगता है। उसके साथ साथ ही जो अन्य रेलवे वगैरह जो वैकेंसियाँ हैं उसमें भी ये टॉपिक लगता है। और अगर हम बात करें अन्यों की, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिसकी ज्योग्राफी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो दोस्तों, अपन राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और विश्व की जो ज्योग्राफी है उन सभी की वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं दोस्तों। तो अपना पहला जो वायुमंडल अपन पढ़ रहे हैं, तो वायुमंडल की संरचना तो अपन ने कल पढ़ ली थी, संरचना के बारे में कल पढ़ लिया, अपन ने संघटन पढ़ लिया था कि संघटन किन से हुआ है, अनेक गैसों से, धूल के कणों से और जलवाष्प से अपना वायुमंडल है वो बना है। आज अपन वायुमंडल की क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, आपके जरूर समझ में आएगा। अगर आपकी कोई चीज कंफ्यूजिंग हो, समझ में नहीं आ रहा हो, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो आप कमेंट करके जरूर वो कंफ्यूज दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप पर इनको शेयर करना दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नए हैं और YouTube को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन घंटी का निशान दबा लेना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का और आप उसको देख करके लाभ उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं। देखो, आज का जो अपना टॉपिक मैंने आपको बता दिया वायुमंडल, कल अपन ने चर्चा की थी, कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं पार्ट जो फर्स्ट है। तो आज सेकंड में संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचना दो आधार पर, एक भौतिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर, दो आधार पर पढ़ेंगे अपन, रासायनिक आधार पर। ठीक है। वायुमंडल की जो संरचना है कि वायुमंडल की जो रचना है वो किस प्रकार से होती है, कि भौतिक आधार पर संरचना, एक रासायनिक आधार पर पढ़ेंगे। तो भौतिक आधार की अगर बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है। वैसे इसको 2 भागों में, आंतरिक और बाह्य है, आंतरिक में 4 आ जाती हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में, सम और विषम मंडल, सम और विषम मंडल, 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो अपन इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला है आपके क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा है आपके समताप मंडल। तीसरा अपन पढ़ेंगे मध्य मंडल, मध्य मंडल के बारे में। ठीक है। और चौथा आपका कौन सा है? ताप मंडल, ताप मंडल। ठीक है, ये इसको आयन मंडल कहते हैं। और 5वां आपका बहिर्मंडल। तो इन 5 मंडलों के बारे में अपन दोस्तों आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो कि अगर हम बात करें, देखो यहां से ये मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखो किस प्रकार से कौन कौन से मंडल हैं। तो ये पृथ्वी का धरातल है, या हम कह सकते हैं धरातल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया धरातल, ये धरातल है। अब ये जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है, उसके ऊपर जो है वो क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो क्या जाता है? अंतरिक्ष आ जाता है। तो आज वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, ठीक है, जो हम भौतिक आधार पर 5 परतें बताई गई है, तो उन 5 परतों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली आपकी जो परत है
वो कौन सी है, क्षोभ मंडल। ठीक है, या इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको सेवन मंडल भी कहते हैं, सेवन मंडल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल। ये इसी के नाम है, देखो इसके हम कई नाम हैं, क्षोभ मंडल, या इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसका परिवर्तन मंडल, या इसको सेवन मंडल कहते हैं, या इसको विक्षोभ मंडल कहा जाता है। अब देखो ये कहाँ पर है, तो ये धरातल के सबसे नीचे वाली जो परत है जिसके अंदर हम रहते हैं वो कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। वो कौन सा मंडल है, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये क्षोभ मंडल है, देखो यहां पर ये क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। या इसको क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है, किस प्रकार से इसके नाम पड़े मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं। तो ये धरातल का सबसे पहला मंडल है, धरातल के नजदीकी सबसे पहला मंडल कौन सा मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, तो ये आप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षोभ मंडल, धरातल के नजदीकी जो मंडल है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, मनुष्य कौन से मंडल में रहता है, तो क्षोभ मंडल में निवास करता है। जीव जंतु कौन से मंडल में रहते हैं, तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। तो ये क्षोभ मंडल है। अब सबसे पहले अपन इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखो इधर ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर उसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर, 8 से लेकर के 10 किलोमीटर तक, 8 से लेकर के 10 किलोमीटर तक, 8 से लेकर के 10 किलोमीटर तक। ठीक है, और इधर भूमध्य रेखा की तरफ, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की तरफ इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 से लेकर के 18 किलोमीटर तक, 16 से 18 किलोमीटर तक ये ऊंचाई है। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इधर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और इधर कितनी है, 16 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की तरफ इसकी 16 किलोमीटर है और इधर ध्रुवों की तरफ कितनी है, 8 किलोमीटर। अब इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें, देखो अगर औसत ऊंचाई की ये बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर है औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 12 किलोमीटर हो गई। आगे बात समझ में। अब देखो अपन बात करते हैं इस मंडल की, तो इस मंडल में क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जलवायु और जो मौसमी दशाएं उसमें बदलाव होता रहता है। जलवायु, जलवायु व मौसमी, मौसमी दशाओं में बदलाव, में बदलाव, क्योंकि यहां पर अनेक धूल के कण पाए जाते हैं। इसी मंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, धूल कण, कण पाए जाते हैं दोस्तों, धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर ही जलवाष्प पाई जाती हैं, जलवाष्प पाई जाती हैं। ठीक है, जलवाष्प भी यहीं पाई जाती हैं। आगे बात समझ में, धूल के कण पाए जाते हैं, यहाँ पर जलवाष्प इसी मंडल में पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ पर इन्हीं के द्वारा क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। इन्हीं में क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल इन्हीं मंडल में बनते हैं। तो इनके कारण इसमें क्या लगातार मौसमी घटनाओं में परिवर्तन हो जाता है। कभी ओस, कुहरा, बादल, वर्षा, तो सभी इसी मंडल में होता है। बादलों से वर्षा भी इन्हीं मंडल में होती हैं। तो जिस कारण से इसमें मौसम में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के कारण इस मंडल को क्या कहा जाता है,
परिवर्तन मंडल कहा जाता है। आ गई होगी बात समझ में आपके, परिवर्तन मंडल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो धूल के कारण जलवाष्प यहीं पे पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ संघनन की क्रिया होती है। संघनन से यहाँ बादल बनते हैं, बादल से फिर वर्षा होती है, फिर वापस तापमान यहाँ का बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। जलवायु में भी यहाँ पर परिवर्तन होता है, तो जिस कारण से इसको क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं। दूसरी बात, सभी जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, तो जैविक जो क्रियाएं हैं वो इसी मंडल में होती है। जैविक क्रियाएं, जीव जंतु मनुष्य सभी इसी मंडल में रहते हैं। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी मंडल में होती हैं। आगे होगी आपकी बात समझ में। ठीक है, और वायु का 75% जो भाग है इसी मंडल में पाया जाता है। वायु का 75% भाग इसी मंडल में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद में अगर बात करें, देखो तो ये बातें हो गई। अब यहां पर देखो इसकी ऊंचाई मैंने बताई, इधर 8 किलोमीटर उधर 16 किलोमीटर है। तो ये परिवर्तन क्यों है इसके अंदर? तो ये परिवर्तन इसलिए है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य है वो सीधा चमकता है। जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसे ये है, ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच भूमध्य रेखा है, तो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा यहां तक इनकी स्थिति बनती है सीधी। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है और सीधा पड़ने से यहाँ तापमान है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और तापमान ज्यादा बढ़ने के कारण हवाएं गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के हवाएं क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक चली जाती हैं। ठीक है, ऊंचाई तक चली जाती हैं, जिस कारण से इधर भूमध्य रेखा की तरफ इसकी ऊंचाई क्या है, 16 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है भूमध्य रेखा के ऊपर। सीधी सूर्य की किरणें गिरने के कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से हवाएं गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के हवाएं ऊपर तक चली जाती है, जिस कारण से यहाँ पर ऊंचाई अधिक पाई जाती है। बल्कि ध्रुवों की तरफ हमेशा बर्फ जमी रहती है, तापमान कम रहता है, जिस कारण से यहाँ की ऊंचाई क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर हवाएं गर्म होती है, ऊपर चली जाती है, जिस कारण से यहाँ पर संवहनीय क्रियाएं होती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। तो संवहनीय क्रियाएं भी यही होती हैं, संवहनीय क्रियाएं यहाँ पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, इस भाग के अंदर गर्म और ठंडा होने की क्रिया होती है। गर्म और ठंडा, शीतल और गर्म होने की क्रियाएं भी इसी मंडल में होती हैं। शीतलन और गर्म ये किसके द्वारा होता है कि ये संचालन, विकिरण इनके द्वारा होता है। किसके द्वारा? संचालन, विकिरण, संवहन, ये सारी क्रियाएं यहाँ पर होती है कि यहाँ से हवाएं चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक दूसरे स्थान को गर्म कर देती है और ठंडा कर देती है। कि जिधर हवाएं गर्म स्थान से ठंडे स्थान में जाती है तो उस स्थान को गर्म कर देती है, और ठंडे स्थान से हवाएं आती है गर्म स्थान में तो उस वहाँ का तापमान गिर जाता है। तो यहाँ पर संवहन, संचालन और विकिरण ये सारी क्रियाएं यहीं पर होती हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो संचालन, विकिरण, ये जो संवहन है वो इसी मंडल में ज्यादा होता है। इसके बाद बात करें कि इसके अंदर तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं धरातल से, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, तापमान कम हो जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि धरातल से अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, यहां लिख देता हूं, देखो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी मंडल के अंदर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जिसको हम तापहास दर कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्षोभ मंडल हो गया दोस्तों, ट्रोपोस्फियर हो गया। अब देखो इसके तापमान की बात करते हैं, तो इसका वैसे औसत -80 तापमान माना जाता है, लेकिन ये ध्रुवों की तरफ -45 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है, और भूमध्य रेखा की तरफ -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इधर -45 और इधर
80 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, क्योंकि जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर तो तापमान कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ पर तापमान -80 तक और यहाँ पर तापमान -45 तक पाया जाता है। तो ये अपना कौन सा मंडल हो गया दोस्तों? क्षोभ मंडल हो गया। समझ में शायद आपके आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्षोभ मंडल सबसे जो धरातल का निचला जो मंडल है क्षोभ मंडल है, ठीक है। और मैं एक ये बता देता हूं कि क्षोभ मंडल जो शब्द का प्रयोग किया था, ये जो क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग किया था ये टी जरेंस डी बोल्ट ने जर्नेस डी वॉट ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह आपको ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग। तो एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि इधर 8 किलोमीटर इधर 16 किलोमीटर और रूप से अगर देखें तो 12 किलोमीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है। अब बात करें यहाँ की, तो इधर ऊंचाई ज्यादा किस कारण से? क्योंकि हवाएं गर्म होकर के सूर्य की सीधी पड़ती है, तापमान ज्यादा हो जाता है और तापमान ज्यादा होने से हवाएं गर्म होकर के काफी ऊंचाई तक चली जाती है। इस कारण से इधर भूमध्य रेखा की तरफ ऊंचाई अधिक पाई जाती है। अब जितनी भी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, संवहनीय क्रियाएं, वो इसी मंडल के अंदर होती हैं। बादल बढ़ना, ओस, कुहरा, ये सारी घटनाएं यहाँ इसी मंडल में होती हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं, जीव जंतु, मनुष्य, सभी जो क्रियाएं करते हैं वो इसी मंडल में करते हैं। तीसरी बात, धूल के कण, जलवाष्प, सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। फिर देखो यहाँ संवहनीय तरंगे चलने के कारण इसको क्या कहते हैं? संवहनीय मंडल कहते हैं या इसको विक्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें हवाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं। फिर अपन बात करें, देखो यहां पर यह है क्षोभ सीमा जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी। तो यहाँ 8 से 10 तक आते हैं तो ये क्षोभ सीमा आ जाती है, ठीक है। और इधर 18 किलोमीटर तक, इधर 18 किलोमीटर तक, इधर 10 किलोमीटर तक, 9 से 10 किलोमीटर तक, 9 से 10 किलोमीटर तक। ये क्या है? क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। ये इसको ट्रोपोपाज बोलते हैं, ट्रोपोपाज, ठीक है। इस सीमा के बाद में तापमान में वापिस क्या होने लग जाता है दोस्तों? परिवर्तन होने लग जाता है। तापमान है वो वापिस क्या होने लग जाता है? यहाँ वापिस 80 से वापिस आना शुरू हो जाता है 0 डिग्री की तरफ। तो तापमान समान पाया जाता है इस मंडल के अंदर, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। तो ये क्षोभ सीमा है। तो क्षोभ सीमा पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्षोभ सीमा में जो क्षोभ सीमा की स्थिति है, जेट प्रवाह के कारण इसमें परिवर्तन होता है। जेट प्रवाह के कारण परिवर्तन होता है, इस कारण इसको मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तन की छत, मौसमी परिवर्तन की छत, ठीक है। यहां पर जेट हवाएं, यहां पर अगर बात करें तो ये जेट हवाएं यहां पर चलती है। ये जो जेट हवाएं, जेट जो प्रवाह यहीं पे होता है, ठीक है। जेट प्रवाह होता है यहां पर, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मौसम परिवर्तन की क्या कहते हैं? छत कहते हैं। यहाँ के बाद में मौसम में परिवर्तन नहीं होता, इस कारण इसको क्या कहते हैं? मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। यहाँ पर जेट प्रवाह होता है, जेट स्ट्रीम हवाएं यहाँ पर चलती हैं, जेट स्ट्रीम हवाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। फिर देखते हैं अगला जो मंडल है आपका, ये जो अगला मंडल है, अब देखो ये अगर हम क्षोभ सीमा की बात करें, ट्रोपोपाज की बात करें, तो यहां पर इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है? 14 किलोमीटर तक हो जाती है। अब देखो यहां पर 18 से लेकर के अगले की अगर हम बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल की अगर हम बात करें, या इस में तापमान क्या पाया जाता है? सम पाया जाता है, समान पाया जाता है, इस कारण इसका नाम क्या हो गया? समताप मंडल। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। स्ट्रॉलर के अनुसार, स्ट्रॉलर के अनुसार
क्रिच फील्ड ने इसकी 25 किलोमीटर तक ऊंचाई बताई, लेकिन स्टॉलर के अनुसार इसकी जो ऊंचाई कितनी है 50 किलोमीटर है। स्टॉलर के अनुसार इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 50 किलोमीटर। तो ये कौन सा मंडल हो गया, समताप मंडल। कौन सा मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। यहां पर समान तापमान पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो समताप मंडल नाम है वो किसने दिया था, ये भी टी जनरेस डी वॉट ने दिया था। टी जनरेस डी वॉट ने दिया था इसका नाम। और क्षोभ सीमा नाम, क्षोभ सीमा नाम किसने दिया था, क्षोभ सीमा नाम किसने दिया था, नेपियर शाह ने दिया था। नेपियर शाह ने दिया था। क्षोभ सीमा नाम नेपियर शाह ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको ट्रोपोपाज बोलते हैं। अब देखो अगली है समताप मंडल, इसका भी नाम किसने दिया था, टी जनरेस डी वॉट ने, ठीक है ना, तो नाम दिया था। अब इसको हम क्या कहते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देखो इसको बोलते हैं स्ट्रेपोस्फीयर, STRO, ठीक है, STA, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राटोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हम समताप मंडल में आते हैं, तो समताप मंडल में आते हैं जितनी भी मौसमी जो घटनाएं वो यहां पर नहीं होती। यहां पर बादल वगैरह बढ़ना, ये जो ओस कोहरा, ये कोई भी घटनाएं यहां पर नहीं होती। और यहां पर हवाएं वो शांत रूप से चलती हैं। हवाएं कैसे चलती हैं, शांत रूप से, हवाएं शांत रूप से चलती हैं। हवाएं यहां पर शांत रूप से चलती है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जेटयान चलते हैं, जो भी वायुयान है उड़ान भरते हैं वो इसी मंडल में बढ़ते हैं। वायुयान जेटयान जो उड़ान भरते हैं, जेटयान इसी मंडल में चलते हैं। वायुयान इसी मंडल में चलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे होगी बात समझ में, जेटयान वायुयान है वो इसी मंडल में चलते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बात आपके समझ में आ गई। यहाँ पर हवाएं वगैरह शांत रहती है, यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी जो वायुयान है वो इसी मंडल के अंदर अपनी उड़ानें भरते हैं, जेटयान इसी मंडल में चलते। अब देखो इसके अंदर एक यहाँ पर परत है, जो यहाँ 20 से लेकर के 35 किलोमीटर तक, 20 से लेकर के 35 किलोमीटर तक ये जो परत है, ये जो परत है इसको बोलते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल बोलते हैं। O3, ऑक्सीजन के 3 एटम, O3। यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है। ये यहां पर जो परत है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो परत है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ओजोन मंडल है, 20 से 35 के बीच में, यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये ओजोन गैस है वो अपने कल भी बात की थी, पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है और धरातल पर आने से उनको क्या करती है, रोकती है। और हमारी जीव जंतुओं की ये क्या करती है, रक्षा करती है। अगर पराबैंगनी किरणें धरातल पर आ जाती तो धरातल का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और बढ़ जाने से अनेक प्रकार की यहाँ पर रोग वगैरह उत्पन्न हो जाते, मनुष्य का जीना, जीव जंतु का जीना भी संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ओजोन गैसें पाई जाती हैं, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें उसका ये क्या करती हैं, अवशोषण करती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अंटार्कटिका के ऊपर इसमें छेद हो गया है। छेद होने का कारण क्या है कि वर्तमान में अनेक जो सुपरसोनिक जो जहाजें, वायुयान है सुपरसोनिक, इसके अलावा जो प्रशीतक यंत्र हैं, फ्रीज वगैरह हैं, तो उनसे अनेक जो गैसें निकलती हैं। उस गैसों में CFC जो गैस है, तो CFC गैस वर्तमान में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे अमेरिका है या यूरोपियन जो देश है, उसमें वर्तमान में जो फ्रीज वगैरह है, प्रशीतक यंत्रों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जो ये सुपरसोनिक विमान है उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिस कारण से वहां दिनों दिन CFC गैस है वो बढ़ती जा रही है। और CFC गैस बढ़ने के कारण ओजोन परत में यहाँ पर छेद हो रहा है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे होगी आपकी बात समझ में।
ठीक है, अब चलते हैं देखो आगे, यहां पर तापमान की बात करते हैं। तो तापमान, ये जो सीमा है, ये जो सीमा है इसको बोलते हैं समताप सीमा। समताप सीमा, इसको क्या बोलते हैं? समताप सीमा बोलते हैं, या इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको। यहां पर आते हैं, इसका तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है यहां आते ही तापमान। ठीक है, तो ये हो गई समताप मंडल। आपके शायद समझ में आ गया होगा। हवाएं शांत रहती है, जेट यान इसी मंडल में अपना उड़ान भरते हैं। ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है। 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच एक परत पाई जाती है, जो आने वाली पराबैंगनी किरणें, उन पराबैंगनी किरणों का ये अवशोषण कर लेती है और अपनी रक्षा करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक जो घनत्व पाया जाता है वो 20 से लेकर के 25 किलोमीटर के बीच ओजोन परत का सर्वाधिक जो घनत्व पाया जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मध्य मंडल की, मेसोस्फीयर। फिर तीसरा जो अपना मंडल है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है। मेसोस्फीयर क्या बोलते हैं इसको? मेसोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर बोलते हैं। आगे बात समझ में। ये स्ट्रेटोस्फीयर या इसको स्ट्रेटोपाज बोलते हैं। स्ट्रेटोपाज सीमा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, स्ट्रेटोपाज। ये स्ट्रेटोस्फीयर है और ये स्ट्रेटोपास। ठीक है, पाज बोल सकते हैं आप, स्ट्रेटोपास। अब है मध्य मंडल। मध्य मंडल की अगर बात करें तो मध्य मंडल 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक, क्या है? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर। इसकी कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। इस पर यहां पर तापमान है वो माइनस, तापमान है वो वापिस माइनस में चला जाता है। यहां तापमान, उसके बाद में तापमान यहां पर माइनस से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 80 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच औसत तापमान -80 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। तो ये कौन सा होगा? मेसोस्फीयर। और इस सीमा को क्या बोलते हैं? मेसोपाज। मेसोपाज सीमा बोलते हैं। फिर अगले मंडल की बात करते हैं। ये अपना अगला मंडल आ गया, इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर, तापमंडल। तापमंडल। अगला जो अपना मंडल है तापमंडल है, इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा मंडल पढ़ रहे हैं? तापमंडल। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर बोलते हैं। आगे होगी बात समझ में। या इसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस मंडल की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक है। 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अब अगर हम इस मंडल की बात करें तो इस मंडल की अलग अलग परतें पाई जाती है। देखो, यहां पर तापमान एक तो सीधा सा तेजी से बढ़ता है और इस सीमा तक आते हैं तो यहाँ का तापमान है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इतना ज्यादा तापमान यहाँ पर हो जाता है कि जब हम इसके अंदर हाथ फैलाएं, इसके अंदर अगर हम हाथ फैलाएं तो अगर इसके अंदर अपन हाथ फैलाएं तो भी अपने को इतना तापमान महसूस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हवाएं वो इतनी तेज गति से चलती है कि अपने को यहाँ का तापमान है वो महसूस नहीं होता। और यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो तापमान है वो थर्मामीटर के द्वारा
भी अंकन नहीं किया जाता, थर्मामीटर के द्वारा भी इसका अंकन नहीं किया जाता। इतना ज़्यादा तापमान यहाँ पर इसकी ऊपरी सीमा पर जाते हैं तो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो हो जाता है। लेकिन हवाएं इतनी तेज गति से चलती हैं कि यहाँ थर्मामीटर के द्वारा भी और नई हवा है वो उससे महसूस होता है यहाँ का तापमान। अब अगर बात करें तो इसको देखो, अगर यहाँ पर बात करें तो रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर के लौटती हैं। रेडियो तरंगे इसी मंडल से क्या होती है, परावर्तित होती है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगे ऊपर चली जाती और धरातल तक नहीं पहुंचती। तो रेडियो तरंगे वो इसी मंडल से यहां जाकर के वापिस नीचे पृथ्वी की तरफ आती है। अब देखो इसको तीन मुख्यतः भागों में बांटा गया है। एक तो देखो ये डी परत, एक ई और एक एफ और ऊपर वाली जी परत। तो डी ई एफ, डी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ ये 96 किलोमीटर तक है, फिर ये 96 से 144 किलोमीटर तक, 144 किलोमीटर, और 144 से अगर बात करें तो एफ है वो 360 किलोमीटर तक। ये तीन परतें पाई जाती है। कौन कौन सी परतें पाई जाती है, तीन परतें यहाँ पर पाई जाती है। आगे होगी बात समझ में आपके। अब देखो तीन परतों की अगर बात करें तो ये जो नीचे वाली है डी परत, इसमें दीर्घ तरंगे निकलती है। दीर्घ जो रेडियो तरंगे हैं, कौन सी तरंगे, दीर्घ तरंगे, ठीक है। दीर्घ तरंग धैर्य तरंगे, सॉरी डी में बताना है, दीर्घ तरंग धैर्य, ठीक है। इसमें मध्यम तरंग धैर्य और इसके अंदर लघु तरंग धैर्य, ये रेडियो तरंगे निकलती हैं, यहां से परावर्तित होती है। अब अगर हम बात करें, देखो इसको निम्न आवर्ती रेडियो तरंगे भी इसको कहते हैं, परावर्तित होती है यहां से। और जो ई है, इसको अपन बोलते हैं केनेली हिवीसाइड परत भी बोलते हैं इसको, केनेली हिवीसाइड परत भी इसको कहते हैं, हिवीसाइड परत भी कहते हैं। और लघु इसको हम क्या कहते हैं, एप्लेटन भी कहते हैं। लघु को हम क्या बोलते हैं, एप्लेटन। जो एफ है, एफ तरंग है, उसको क्या बोलते हैं, एप्लेटन भी कहते हैं। इसको केनेली हेवीसाइड भी बोलते हैं। इसको कौन सी को, ई को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो यहाँ की कुछ बातें हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ की जो कुछ बातें हैं कि यहाँ पर विद्युत हवा में विद्युत आवेशित होती हैं, जिससे वायु के कणों में विद्युत का विसर्जन होता है और उसमें क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। और यहाँ पर चुंबकीय शक्ति के कारण तीव्र चुंबकीय हलचलें होती है, जिससे अनेक विशेष प्रकार की यहाँ पर ज्योति उत्पन्न होती है, जिसको कई नीलवर्ण ज्योति, कुमेरु ज्योति, सुमेरु ज्योति, इस प्रकार की ज्योति भी बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि सूर्य है, सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य के अंदर जो काले धब्बे पाए जाते हैं, इस कारण यहाँ पर सौर ज्वालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं और हवा के साथ घर्षण के कारण उसमें अनेक ज्योतियां हैं वो ध्रुव पर दिखाई पड़ती है। उसके अलग अलग नाम है, देखो एक तो क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव ज्योति और एक दक्षिणी ध्रुव ज्योति। उत्तरी ध्रुव ज्योति है उसको हम बोलते हैं अरोरा बोरलियस उत्तरी ध्रुव ज्योति। और दक्षिणी ध्रुव ज्योति को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति का अपने को क्या होता है, आभास होता है। किसके कारण, सूर्य के द्वारा। सूर्य के जो काले धब्बे पाए जाते हैं और काले धब्बे होने के कारण यहाँ पर कुछ ज्वाला है वो वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाती है और वायुमंडल में जब प्रवेश कर जाती है तो उसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण अनेक प्रकार की यहाँ पर ध्रुवों पर ज्योतियां
उत्पन्न होती है, उसको उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी को अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। तो ये अपनी जो परत हो गई, कौन सी हो गई, तापमंडल या इसको आयतन मंडल कहते हैं। अब है बहिर्मंडल, जो सबसे ऊपरी मंडल है। 640 किलोमीटर से अपन ऊपर जाते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा, बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल के बारे में ज्यादा विद्वानों ने अभी तक कोई ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर देखो 5568 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर तापमान पाया जाता है। और यहां पर N2, O2, हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो गैसें हैं यहां पर पाई जाती हैं। और ये सबसे ऊपर स्थित मंडल है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल। और उसके बाद में क्या जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है। तो ये अपने 5 मंडल हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो भौतिक आधार पर ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। आ गई होगी आपके बात समझ में। अब देखो अपन पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब क्या पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया। एक तो सममंडल, रासायनिक आधार पर परतों का विभाजन, एक सममंडल मंडल और एक विषम मंडल, विषम मंडल। सममंडल में देखो 3 परतें आ जाती हैं, क्षोभ परत, समताप परत और मध्य मंडल। ये 3 मंडल किस में आ जाते हैं, सममंडल में आ जाते हैं। कौन कौन से, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, समताप मंडल और फिर मध्य मंडल। ये तीनों किस में आ जाते हैं, सममंडल में। विषम मंडल को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला देखो आणविक नाइट्रोजन परत, नाइट्रोजन परत। उसके बाद में दूसरी है आणविक जो ऑक्सीजन परत, ऑक्सीजन परत। तीसरी है आणविक हीलियम परत, हीलियम परत। और चौथी है हाइड्रोजन परत, हाइड्रोजन परत। ये 4 भागों में इसको बांटा गया। तो सबसे पहले अपन बात करें आणविक नाइट्रोजन परत, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 90 से 200 किलोमीटर तक, 90 से 200 किलोमीटर तक, ये आपको ध्यान रखना है, 90 से लेकर के 200 किलोमीटर तक। इसकी बात करें ऑक्सीजन की तो 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक, 1100 किलोमीटर। इसकी बात करें 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक हीलियम परत। और ये 3500 से लेकर के 10,000। कल अपने बात की थी कि अपना वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका विस्तार है। तो आणविक नाइट्रोजन की बात करें तो 90 किलोमीटर तक तो ये परतें पाई जाती हैं, सममंडल पाया जाता है। और 90 के बाद में विषम मंडल आता है। 90 से लेकर के 200 तक नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस की प्रधानता है 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक। और 1100 से लेकर के 3500 तक हीलियम की प्रधानता और हाइड्रोजन की 3500 से लेकर के 10,000 हाइड्रोजन यहाँ पर गैस पाई जाती है। तो ये सममंडल और विषममंडल 2 भागों में बांटा गया है। सममंडल में ये 3 मंडल आ जाते हैं, ठीक है, और विषममंडल में 4 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों। तो ये अपना जो वायुमंडल है उसका संरचना या इसका सत्रीकरण जिसको बोलते हैं स्त्रीकरण। तो इस प्रकार से वह 5 मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को हम आयतन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन मंडल भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके सामने ये इतने मंडल हैं। फिर क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, समताप सीमा, मध्य मंडल, मेसोपास, ठीक है, मध्य सीमा। और उसके बाद में ये ताप मंडल या इसको आयन मंडल कहते हैं।
इसकी 3 परतें डी, ई, एफ और उसके बाद में ऊपर वाली जी, जिसमें लघु तरंगे, मध्यम तरंगे और दीर्घ तरंगे, ये तीनों क्या होती है, परावर्तित होती है। तो रेडियो तरंगे इन्हीं के द्वारा परावर्तित होती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर ऊपरा बहिर्मंडल या इसको आयतन मंडल कहते हैं, जो आगे अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जाता है। फिर ये रासायनिक आधार पर सममंडल और विषममंडल, सममंडल में समताप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, और इसके अंदर आणविक ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में फिर से अपन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।